नमस्कार, मैं विवेकानंद वर्तमान में श्यामलाल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। मैं मूलतः कुक्कामेट्टा, जो भामरागढ़ तहसील है गढ़चिरौली ज़िले की, जो महाराष्ट्र में आता है, एक दुर्गम इलाका है। घने जंगलों में बसा हुआ ये गांव है। उस गांव का मूल निवासी हूँ मैं वहाँ का। अब मैं ये आपको मेरे गांव की नदी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर है। ये दोनों भी साइड से कितने घने जंगल आप देख सकते हैं, और इन घने जंगलों में बहती हुई ये बहुत ही सुंदर सी नदी, और 12 महीने जो है इस नदी में पानी रहता है। आप देख सकते हैं हमारे गांव के कुछ लोग अब इस नाव से यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं। लेकिन इसमें मच्छी मारी भी की जाती है। हमारे गांव के लोग अपने सस्टेनेंस के लिए अगर मच्छी मिल जाती है तो यहाँ पर मार लेते हैं, उसका मच्छी मारी कर लेते हैं। आप देखिए ये कितना सुंदर प्रदेश है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत लंबी नदी है और 12 महीने पानी यहाँ पर होता है। और इसके आसपास ही, गांव के आसपास ही हमारे खेत भी है। तो अनेक सारे उत्पादन लेने के लिए यहाँ पर पोषक वातावरण है, यहाँ पर लिए जा सकते हैं। लेकिन गांव में अभी भी चूँकि एक पिछड़ापन है और कमर्शियल एटीट्यूड जिसे कहते हैं, वो एटीट्यूड लोगों में ना होने के कारण यहाँ पर वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करना चाहिए था, या फिर अन्य प्रकार के उत्पादन भी लिए जा सकते हैं। वे अभी उसमें उस प्रकार की एटीट्यूड उनमें डेवलप नहीं हुई है। लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ कि केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं चलाई जाती है, उन योजनाओं का लाभ उठाने में बहुत सारे लोगों ने पहलकदमी की हुई है, अनेक सारी योजनाएं, और उनको उठाते हुए अपने आर्थिक जो संसाधन है उनको बढ़ावा देने की कोशिशें इस गांव के लोग करते हुए हमको दिखाई देते हैं। ये मुझे लगता है कि एक सकारात्मक पहलकदमी है, सकारात्मक डेवलपमेंट है, जो एक आशावादी भाव हमको दिखाती है आगे चल कर के। जैसे मैंने कहा था, ये गढ़चिरौली ज़िला आपने अगर सुना होगा, कुछ लोगों ने अगर इस गांव के बारे में, गढ़चिरौली ज़िले के बारे में सुना होगा, तो ये जो ज़िला है प्रमुखता से ये घने जंगलों में बसा हुआ है। छत्तीसगढ़, और एक साइड में छत्तीसगढ़ की बॉर्डर्स लगी हुई है और दूसरे साइड में तेलंगाना की बॉर्डर्स जो है उससे जुड़ी हुई है। प्रमुखता से माड़िया और गोंड नाम की जो प्रिमिटिव ट्राइब समझी जाती है, उस ट्राइब से जुड़े हुए लोग जो है इसमें रहते हैं। अन्य ट्राइब्स भी यहाँ पर रहती है, और उनकी जो सस्टेनेंस है, वो जो खेती करते हैं, वो एग्रीकल्चर करते हैं, उसको हम सस्टेनेंस एग्रीकल्चर ही कहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कमर्शियल इस प्रकार के प्रोडक्शंस नहीं लिए जाते हैं। जैसा मैंने अभी कहा था, ये जो नदी है, इस नदी में 12 महीने पानी रहता है। अगर उसका, और खेत भी आसपास ही है। ये गांव पूरे ये जो नदी है पूरे गांव को एनसर्कल करती है। कुछ 500 मीटर के अंतर में ही हमारा गांव बसता है। पहले तो जब पीने के पानी के या फिर घर में इस्तेमाल के पानी के जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, तब गांव की जो औरतें हैं यहाँ का ही पानी ले जाया करती थी पीने के लिए, और कपड़े तो गांव नदी में ही धोए जाते थे, और नहाया भी नदी में ही जाता था। अब हमारे गांव के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी तैरना जानते हैं, और बिल्कुल कम उम्र में बिल्कुल वाइल्ड स्विमिंग जिसे हम कह सकते हैं, वे यहाँ पर करते हैं, और यहाँ पर ही वे तैरना सीखते हैं। बरसात के दिनों में पानी ज़रा ज़्यादा इस नदी में बहता है, और इस नदी के पैरेलल ही एक दूसरी नदी बहती है। वो बड़ी नदी है, वो थोड़ा इससे आगे 500 मीटर के अंतर पर इस नदी को अगर पार करते हुए उस साइड में अगर हम जाए तो हमको वो नदी मिलेगी। इससे बड़ी है वो, बरसात में कभी कभी रौद्र रूप धारण करती है। ये दोनों भी नदियाँ मिलकर के साथ में बहती है, आगे चल कर के मिलती है, इनका संगम होता है, और ये आगे उसको पर्लकोट्टा, नदी का नाम पर्लकोट्टा, ऐसा पर्लकोट्टा नहीं, उसको पामुल गौतम इस नाम से जाना जाता है। इधर नदी को माड़िया भाषा में बैराग कहा जाता है, तो इसको ओवर बैराग, इस प्रकार से इस नदी का नाम है। शायद आप लोगों को इसका उच्चारण समझ में नहीं आएगा,
और आगे की जो नदी बहती है उसको नई नदी कहा जाता है। तो वो दोनों भी नदियाँ मिलकर के आगे चल कर के उसका पामुल गौतम नाम हो जाता है। और वे आगे चल कर के हमारा जो तहसील प्लेस है भामरागढ़, वहाँ पर वो मिलती है। तो वहाँ पर परलकोट्टा, वहाँ की जो भामरागढ़ से बहने वाली नदी है उसका नाम है परलकोट्टा, ये पामुल गौतम। और आगे चल कर के दोनों नदियाँ मिल कर के इंद्रावती नाम की नदी जो है, ये 3 नदियाँ भामरागढ़ में मिलती है। तो वो वहाँ पर जो त्रिवेणी संगम है 3 नदियों का, उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। वो बहुत ही सुंदर है और वो एक वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट्स भी है। ये चूँकि बहुत डेंसली फॉरेस्ट इलाका है, डेंस फॉरेस्ट्स का इलाका है, और चूँकि प्राणियों की बहुत ज़्यादा शिकार यहाँ पर लोगों ने की हुई है, इसीलिए प्राणियों की संख्या कम दिखाई देती। पंछी अभी भी है। पहले यहाँ पर बाघ वगैरह हुआ करते थे, शेर, अभी उनकी संख्या इधर बहुत कम हो चुकी है। लेकिन भामरागढ़ में मैं जो त्रिवेणी संगम की बात कर रहा था वो बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ पर ज़रूर विज़िट किया जा सकता है। वहाँ पर जो गेस्ट हाउसेस है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाए हुए गेस्ट हाउसेस वहाँ पे है, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था हो सकती है। आसपास में ही यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा पद्मश्री प्रकाश आमटे, डॉक्टर प्रकाश आमटे और डॉक्टर मंदाकिनी आमटे, उन पर एक मूवी भी आई है। उनका प्रकल्प है लोक बिरादरी प्रकल्प उसको कहा जाता है। बाबा आमटे के सुपुत्र है वे। तो उनका प्रकल्प जो है भामरागढ़ के आसपास हेमलकस्ता नाम की जो जगह है वहाँ पर है, उसको भी हम विज़िट कर सकते हैं। और मैंने एक बात शायद आप लोगों को कही नहीं, ये वो है कि यहाँ पर जो है ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर्स पे ये सिचुएटेड डेंसली फॉरेस्ट से भरा हुआ ये जो इलाका है, ये घने जंगलों से भरा हुआ इलाका है। ये इट वाज सॉर्ट ऑफ सैंक्चुरी टू माओइस्ट। और हमारे गांव में हम जब छोटे थे अक्सर माओइस्ट आया करते थे, गांव के लोगों को अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बताया करते थे। अब उनकी आइडियोलॉजी के सारे लोग सपोर्ट करते हैं ऐसा तो मैं ज़रूर नहीं कहूँगा, लेकिन भय की वजह से अनेक सारे लोग जो है उनकी आइडियोलॉजी को नहीं तो कम से कम उनके साथ खड़े हुए होते थे। होना ही पड़ता था, कोई चारा नहीं हुआ करता था। उनके लिए खाना बनाया जाता था और उनको परोसा जाता था। वो उनके प्रति सहानुभूति या उनके प्रति सपोर्ट का भाव होने की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से भी हुआ करता था। ये सारी बातें होते हुए भी आज भी वो समस्या जो है पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, वो आज भी है। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटीज़ करता हुआ अगर दिखाई देता है गांव का आदमी, आसपास के इलाकों का आदमी, तो उसको अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको जान गंवानी पड़ती है और बहुत ही ब्रूटल ढंग से, बहुत ही क्रूर तरीके से उनको मार दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर है, जिसके कारण हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर इलाका है। इसको टूरिस्ट स्पॉट्स के रूप में उसका डेवलपमेंट हो सकता है करना। सरकारें भी अगर उस प्रकार की पहलकदमी अगर करती तो शायद हो जाता, लेकिन उस दिशा से उस प्रकार से कोशिशें हुई नहीं है। उसके लिए बहुत सारी एडवर्स सिचुएशंस भी है। प्राइमरीली मैंने कहा था जो माओइस्ट का इलाका होने के कारण, उनका डोमिनेशन यहाँ पर होने के कारण सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो है वो सरकार उनको लागू करने में असमर्थता पाती है, वो असमर्थ अपने आप को महसूस करती है। हाल ही के दिनों में हमने सुना है कि जो ऑपरेशन ग्रीन हंट की फोर्सेस है उसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, कुछ हिस्सों में मुझे लगता है और सीमा सुरक्षा बल के लोग भी इधर तैनात है, और साथ में जिला पुलिस है। जिला पुलिस की C60 नाम की एक ग्रुप बनाया गया है जो कमांडो टाइप ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वे भी एंटी नक्सल ऑपरेशंस जो है इधर चलाते हैं। उसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि नक्सलवादी जो गतिविधियां हैं, नक्सलवादी उन गतिविधियों में थोड़ा कमी आती हुई हमको दिखाई देती है, लेकिन फिर भी गांव के लोगों में भय कायम है। और अगर कोई नक्सल विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाया जाता है तो उसकी जान जाना तय है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन उसको वे लोग ज़रूर मारेंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों से लोग जो है बचे रहते हैं। आप में से गांव की कुछ संरचना के बारे में अगर आपने सुना होगा तो गांव में पुलिस पाटिल हुआ करता है और
इधर चूँकि गांव छोटे हैं इसलिए 3-4 गाँव का हो बन कर के एक ग्राम पंचायत बनती है। उस ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, लेकिन उसके इलेक्शंस भी इधर होना असंभव हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि नक्सलवादी नहीं चाहते हैं कि कोई पुलिस पाटिल बने या सरपंच बने। उनका नारा ही है कि सरकार के विकास कार्यक्रम है वे झूठे हैं, उन झूठे विकास कार्यक्रमों का विरोध करना है, इस प्रकार की बातें वे कहते हैं, जिसके कारण बहुत सारी योजनाएं भी लोगों तक पहुंचाने में दिक्कतें हैं। जो पंचायती राज सिस्टम है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, त्रिस्तरीय रचना हम जिसे कहते हैं कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत जिसे कहा जाता है, या जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद जो होती है, उसके इलेक्शंस भी इधर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग खड़े नहीं होते, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। क्योंकि अगर वो इलेक्शन में कोई अगर खड़ा हो जाए तो उसको फिर उसकी जान जाना है, क्योंकि नक्सलों का बिल्कुल उस बात को लेकर के विरोध है। तो जिसके कारण इलेक्शंस भी नहीं हो पाते हैं इधर। और हाल ही में मैंने देखा कि एक नौजवान युवक है जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़ एक्ट 1996 का जो एक्ट था, उस एक्ट के माध्यम से गांव के नियोजन में, गांव के व्यवस्थापन में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जो वो एक्ट बनाई गई थी, उस एक्ट के माध्यम से ग्राम स्तर पर कोई एक प्रमुख व्यक्ति का निर्माण किया गया है। तो ग्राम स्तर पर एक अनौपचारिक व्यवस्था है, वो इनफॉर्मल अरेंजमेंट है। उसके माध्यम से गांव का एक पाटिल, गांव का प्रमुख जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएगा या फिर गांव के व्यवस्थापन से संबंधित जो भी निर्णय ले जाएंगे, उसकी अगुवाई में वो सारे होंगे। इस दिशा में वो जो गांव में कोशिश की गई, मैंने उससे बात की कि आप पुलिस पाटिल बनोगे तो कुछ आपको जो सैलरी होती है 5-6 हज़ार या 6.5 हज़ार, इस प्रकार की कुछ सैलरी मिलती है पुलिस पाटिल को, गांव का प्रमुख होता है, तो उस प्रकार की अरेंजमेंट हो सकती है। तो आप अगर ऐसा कहोगे तो मैं किसी से बात कर सकता हूँ, इस दिशा में हम कोशिश करेंगे। ऐसे मैंने उससे बात की थी, लेकिन उसने कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करूँगा तो मैं अपनी जान गंवा दूँगा। इसलिए आपने जो मुझे मेरे प्रति सहानुभूति दिखाई या मुझे मदद करने के लिए जो बात कही, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो उसने इस बात को नकार दिया था। तो आप देखें, इस प्रकार की अनेक सारी समस्याओं से जो इधर के गाँव हैं जूझ रहे हैं। ये प्राइमरली ट्राइबल इलाका ही है। इसे हम कह सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया, जो मध्य भारत का इलाका ही हम कह सकते हैं इसको। और या फिर जो हम कहते हैं ना कि रेड कॉरिडोर, जो रेड कॉरिडोर जहाँ पर माओइस्ट एक्टिविटीज़, माओइस्ट गतिविधियाँ जो है प्रमुखता से पाई जाती है, वो उनमें से एक ये जो इलाका है उसको हॉटबेड कहा जा सकता है। मैंने जैसे कहा था, बचपन में हम हर दिन हमारे गांव में आया करते थे, हमारे साथ बैठा करते थे, मतलब हमारे साथ नहीं, हम तो बच्चे थे, हम तो उनकी गोदी में खेला करते थे तब, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत तो वो देते नहीं थे। तो गांव के लोग उनके साथ बैठा करते थे, गांव को अपनी जो आइडियोलॉजी है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, प्राइमरली जो अल्ट्रा लेफ्ट की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के बारे में वो कहा करते थे, कुछ गाने गाया करते थे। इस प्रकार की अनेक सारी बातें जो है नक्सली किया करते थे। उनके लिए खाना बनाया करते थे गांव के लोग, खाना बनाना आवश्यक भी हुआ करता था। मैं मानता हूं कि हम जब बच्चे थे तब थोड़ा सा वे संयत थे, लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति थी, लेकिन हाल ही के दिनों में वो जो नेचर ऑफ नक्सलिज्म जो है वो बदला हुआ दिखाई देता है। मैं तो कहूँगा कि that has the entire movement has acquired the character of organized gang of criminals। मैं अक्सर मेरे अन्य सारी चीज़ों में यही कहता हूँ। खैर ये बात अलग है, लेकिन आप ये जो सारा आपने ये नेचुरल सीनरी देखी होगी, इस गांव के आसपास जो छोटे छोटे जो बगीचे हैं, जो वेजिटेबल्स जहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इस नदी के किनारे लोगों ने जगह बनाई हुई है। वो जगह प्राइमरली उसको कोई लीज़ या जो पट्टा कहते हैं, उसमें पट्टा अभी तक तो लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। 2006 का जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनली फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, या जो 2006 का एक्ट था, या फिर सिंपल वर्ड्स में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जिसे कहा जाता है, उसके माध्यम से जो है लोगों को वो जो ज़मीनें कर रहे हैं 2006 तक, उन ज़मीनों पर, वन ज़मीनों पर उनके माल के अधिकार प्राप्त हो, उस दिशा से प्रावधान किए गए हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में यहाँ के लोग कोशिश करेंगे और बहुत सारी जो अनरिकग्नाइज्ड लैंड पे वो अभी भी
छोटे छोटे वेजिटेबल प्रोडक्शन की जो खेती करते हैं इस नदी के किनारे, उसका लाभ उनको मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए ये नदी इतनी सुंदर है, ये बहुत आगे से बहती है। इसकी जो गहराई है वो भी बहुत ज़्यादा है, कम से कम मुझे लगता है कई कई जगह पे 20-30 फीट की भी गहराई हो सकती है। हम अक्सर जो है गांव के लोग किनारे पे नहाते हैं। मेरे बचपन की मैं एक बात कह दूं आपको कि हम जब दूसरी क्लास में थे, तब हमारा एक मित्र हुआ करता था, प्रदीप नाम था उसका। हम यहाँ पर ही तैरने आते थे, इस जगह पे मैं जो जगह दिखा रहा हूँ, इस जगह पे वो डूब के बच्चा मर गया था। उसकी माँ कई दिनों तक रोती रही थी, तब हम दूसरी क्लास में थे। मुझे उसकी अभी भी याद आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं गांव के नदी के किनारे। यहाँ पर जो हमारी बकरियाँ है वो पानी पीने यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर गांव के लोग खेलते हुए आपको देखेंगे। वो जो नाव है, नाव में बैठे हुए कुछ लोग आपको उधर दिखाई देंगे, देखो उधर इस एरिया में। तो बहुत ही सुंदर सीनिक एरिया है। शायद आप अंदर तक ना भी आ सके हमारे गांव तक, भामरागढ़ तक तो ज़रूर आ सकते हैं। वहाँ पर आने की सुविधाएं भी है। स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेस होती है वो आती है, कुछ ट्रैक्स भी आया करती है, या फिर आलापल्ली तक अगर आप बस से आ जाए और वहाँ से अलग से ट्रैक्स भी कर सकते हैं, या फिर गढ़चिरौली से ही अलग से गाड़ी करके आप इस एरिया में आ सकते हैं। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट एरिया है और बहुत अच्छा नेचुरल सराउंडिंग जो है बहुत ही सुंदर है। टोटली अनपॉल्यूटेड एरिया हम कह सकते हैं। वर्जिन प्लेस टू विज़िट, मैं ऐसा कहूँगा। भामरागढ़ में मैंने जो त्रिवेणी संगम की बात कही थी, पर्लकोटा, ये नदी और इसके पैरेलली जो दूसरी नदी बहती है, वो दोनों आगे साथ में मिलकर के पामुल गौतम ये नाम धारण करते हुए आगे बहती है। वे पर्लकोटा जो हमारी तहसील प्लेस है भामरागढ़, वहाँ से बहती है, और उधर से इंद्रावती नाम की नदी। तो ये पर्लकोटा, पामुल गौतम और इंद्रावती, ये तीनों नदियाँ जो है हमारे तहसील प्लेस, उसका नाम है जो भामरागढ़, ये गढ़चिरौली ज़िले में आते हैं, महाराष्ट्र राज्य में। तो भामरागढ़ के उस जंगलों में ये 3 नदियों का संगम है, वो बहुत ही सुंदर जगह है। उस जगह को आप विज़िट ज़रूर कर सकते हैं। आपने अब तक मुझे सुना बहुत सारी बातें, और यह हमारे गांव को देखा आपने, इसलिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद।